बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ला स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हमारा टॉपिक है सेक्शन 23 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हु में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी वो कौन से पर्सन्स हैं जो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल कर सकते हैं। अब एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी ऑब्टेन्ड बाय, जो भी इस चैप्टर में प्रोवाइड किया गया है उनके सिवा यानी वो चीज़ें अपनी जगह अप्लाई होंगी। और इस सेक्शन में ये कहा गया है कि नीचे वाले दिए गए पर्सन्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले ए में कहता है कि ए पार्टी देयर टू, यानी कोई भी पार्टी यानी एग्रीवेड पार्टी, यानी वन पार्टी हु हैज़ फुलफिल्ड हिज पार्ट बट अदर इज नॉट परफॉर्मिंग, यानी एक ऐसी पार्टी जिसने अपनी तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है वो फुलफिल कर दिया है लेकिन अगली पार्टी फुलफिल नहीं कर रही, तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने किसी बंदे को कहा कि मैं आपको ये घर दूंगा 5 लाख रुपए में, अब उसने आपको 5 लाख रुपए दे दिए, आप उसको घर नहीं दे रहे, तो वहां पर वो बंदा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल कर सकता है कोर्ट से आपके लिए, यानी कोर्ट आपको कहेगी कि आप इसको घर दे दो। तो सबसे पहले एग्रीवेड पार्टी यानी कोई भी पार्टी जिसने अपना पार्ट फुलफिल किया है लेकिन अगली पार्टी फुलफिल नहीं कर रही, तो वो बंदा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल कर सकता है। बी में कहता है कि द रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट आर द प्रिंसिपल ऑफ द पार्टी देयर टू, यानी कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जिसका वहाँ पर इंटरेस्ट है या प्रिंसिपल, वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं हूँ तो मेरा जो रिप्रेजेंटेटिव है मेरा बेटा, वो जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल कर सकता है। या फिर अगर मैं हूं और मेरा पार्टनर है वो भी जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल कर सकता है। इसमें कहता है लेकिन अगर बट प्रोवाइडेड दैट वेयर द लर्निंग स्किल सॉल्वेंसी और पर्सनल क्वालिटी ऑफ सच पार्टी इज मटीरियल इंग्रेडिएंट इन द कॉन्ट्रैक्ट और वेयर द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स दैट हिज इंटरेस्ट शैल नॉट बी असाइंड, यानी जहां पर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि पर्सनल स्किल्स पे मुश्तमिल हो और वो पर्सनल स्किल मटेरियल इंग्रेडिएंट पर मुश्तमिल हो और वो मटेरियल इंग्रेडिएंट अभी तक बनाया नहीं गया हो, तो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल नहीं कर सकता। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक पेंटर है, उस पेंटर को आपने कहा कि मुझे ये पेंटिंग बना के दो। अगर उसने वो पेंटिंग बनाई और पेंटिंग बनाने के बाद मर गया और आपने उसको जो है 20,000 रुपए दिए थे, लेकिन 30,000 रुपए अभी तक आपको उसको देने थे, यानी 50,000 में उसने कहा था कि मैं आपको ये पेंटिंग बना के दूंगा। पेंटिंग बनाने के बाद वो मर गया, तो अब उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है यानी उसका बेटा या उसका पार्टनर कोई भी हो सकता है, असाइनी भी हो सकता है। रिप्रेजेंटेटिव जो वर्ड है वो सबको जो है रिप्रेजेंट करता है, यानी असाइनी को, प्रिंसिपल को, या जो लीगल हेयर्स हैं उनको। तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपको इन्फोर्स कर सकता है कि ये आप हमसे पेंटिंग लो जो हमारे पेंटर ने बनाई थी आपके लिए, जो आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और आपने 20,000 रुपये दिए थे, अभी आपको 30,000 रुपये देने हैं, ये पेंटिंग लो और हमें 30,000 रुपये दे दो, यानी वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वहाँ पर हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पेंटर से जो है कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे पेंटिंग बना के दो और वो पेंटर पेंटिंग बनाने से पहले ही मर गया, तो वहाँ पर उसके रिप्रेजेंटेटिव स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल नहीं कर सकते हैं। इसी तरह जो पेंटर अगर पेंटिंग पेंटर ने बना दी है और आपने उसको 20,000 रुपये दिए थे, अभी आपको 30,000 रुपये देने थे और वो पेंटर मर गया, तो आप जाके उसके रिप्रेजेंटेटिव को कंपेल कर सकते हो कि ये मुझे पेंटिंग दे दो, यानी आप भी यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोड से हासिल कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आप उनके घर गए, आपने कहा कि मुझे ये पेंटिंग दे दो और ये बकाया 30,000 रुपये ले लो, और वो कहते हैं कि हम आपको पेंटिंग नहीं देते, तो आप उस पर केस कर सकते हो और कोर्ट आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट कर देगी। लेकिन अगर पेंटर और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और पेंटर मर गया पेंटिंग बनाने से पहले ही, तो आप उनके रिप्रेजेंटेटिव को इन्फोर्स नहीं कर सकते, कंपेल नहीं कर सकते इस बात पे कि मुझे कैसे भी करके ये पेंटिंग बना के दो, क्योंकि पेंटिंग बनाना उसका काम था, ये उसकी पर्सनल स्किल थी, पर्सनल क्वालिफिकेशन थी उसकी, और पेंटिंग बनाना इसके रिप्रेजेंटेटिव का काम नहीं है, तो आप उनको इन्फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन आपने जो पैसे दिए थे उनको वो आप वापस मांग सकते हो, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप हासिल नहीं कर सकते। और इसी तरह अगर भले ही पेंटर जिंदा है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर पेंटर मर जाता है तो आप उससे ले सकते हो वो पेंटिंग अगर उसने बनाई है। लेकिन अगर पेंटर जिंदा भी है और आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और पेंटर आपको कह रहा है कि मैं आपको पेंटिंग नहीं बना के दूंगा, तब भी आप उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसकी पर्सनल क्वालिटी है, पर्सनल
क्वालिफिकेशन, और जैसे कि हम सेक्शन 21 में पढ़ के आए थे कि किसी के भी पर्सनल क्वालिफिकेशन को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, तो यहाँ पर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हासिल कर सकते। लेकिन अगर पेंटर ने वो पेंटिंग बना दी है और आपको वो दे नहीं रहा, फिर आप वहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल कर सकते हो। सी में कहता है कि वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज सेटलमेंट ऑन मैरिज, यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर मैरिज की सेटलमेंट पे है, आर कंप्रोमाइज ऑफ डाउटफुल राइट्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, एनी पर्सन बेनिफिशियली एंटाइटल्ड देयरटू। मिसाल के तौर पर अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी हस्बैंड ने वाइफ को कहा था कि मैं हर महीने आपको 10,000 रुपये दूंगा और उनका रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन 2-3 महीने देने के बाद वो हस्बैंड जो है वाइफ को पैसे नहीं देता, तो यहाँ पर उसकी जो वाइफ है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल कर सकती है। और इसी तरह अगर 3 भाई हैं एक ही फैमिली के और उनकी प्रॉपर्टी का जो है हिस्सा हुआ है, तो एक भाई को जो है डाउट है अपने राइट पे, या फिर उस बंदे को जिसको जो है फ़ायदा होने वाला है, तो वो भी जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल कर सकता है। मिसाल के तौर पर 3 भाई हैं और उनकी एक ज़मीन है जो उन्होंने डिवाइड की है, लेकिन एक भाई समझता है कि मुझको जो है सही तरीके से ज़मीन नहीं मिली और जो मुझे फ़ायदा मिलना था वो मुझे सही नहीं मिला, तो वो भी वहाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल कर सकता है। और इसी तरह जो हस्बैंड और वाइफ का मैंने आपको मिसाल बताया, तो वहाँ पर वाइफ या फिर हस्बैंड भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल कर सकता है, जो भी उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब डी में कहता है कि वेयर द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन एंटर्ड इनटू बाय टेनेंट फॉर लाइफ इन ड्यू एक्सरसाइज ऑफ पावर द रिमाइंडर मैन, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई बंदा फॉर लाइफ ओनर है, उसने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया हो, तो उसके बाद जो रिमाइंडर मैन है उसका, टेनेंट फॉर लाइफ का जो रिमाइंडर मैन है वो इसको इन्फोर्स कर सकता है। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर ए एक प्रॉपर्टी का मालिक है, उसने वो प्रॉपर्टी बी को दे दी है ये कह के कि आप जो है इस प्रॉपर्टी के टेनेंट फॉर लाइफ हो, यानी बी उस प्रॉपर्टी को सारी जिंदगी यूज कर सकता है जब तक के जिंदा है। और बी ने कहा कि जब तक मैं ये जिंदा हूँ ये प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगा और मेरे जाने के बाद ये प्रॉपर्टी रिमाइंडर मैन की होगी, यानी रिमाइंडर मैन सी है। अब बी जब जिंदा था उसने एक कलर मैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरी जगह को कलर करके दो। अब उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आधे पैसे बी ने उसको दे दिए। अब बी मर गया। बी के मरने के बाद जो रिमाइंडर मैन है, यानी बी के बाद जिसकी प्रॉपर्टी होने वाली है, जो रिमाइंडर मैन है वो कलर मैन को इन्फोर्स कर सकता है कि मुझे ये कलर करके दो, यानी बी सी जो है रिमाइंडर मैन वो यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल कर सकता है। ई में कहता है कि रिवर्जनर इन पोजेशन वेयर द एग्रीमेंट इज कन्वीनिएंट एंटर्ड इनटू विथ द predecessor in the title and reversioner is entitled to the benefit of such covenant। अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर ए ने बी को एक जो है प्रॉपर्टी दी टेनेंट फॉर लाइफ। अब पिछले वाले मिसाल में अगर बी भी मर जाता है तो वहां पर रिमाइंडर मैन था, यानी फिर वो बी से सी को जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही थी क्योंकि सी रिमाइंडर मैन था, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर मैन कोई भी नहीं है। तो अगर बी जो है बी की डेथ हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी जो है वापस रिवर्ट होगी ए की तरफ, यानी ए जो यहाँ है वो रिवर्जनर इन पोजीशन है। तो इस तरह बी ने अगर कलर मैन से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मुझे इस जगह को कलर करके दो, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद बी अगर मर गया तो जो रिवर्जनर मैन है, यानी जो रिवर्जनर इन पोजेशन है जो कि अब ए है, यानी बी के बाद वो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक हो गई ए की तरफ। अब रिवर्जनर इन पोजेशन जो ए है वो उस कलर मैन को इन्फोर्स कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, यानी कि ए यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल कर सकता है। लेकिन अगर ए भी मर गया है, ए की भी डेथ हो गई है, तो वो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक होगी ए के चिल्ड्रन को और वो यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल कर सकते हैं। ए के जो चिल्ड्रन है वो रिवर्जनर इन पोजीशन होंगे, वो कलर मैन को इन्फोर्स कर सकते हैं, यानी वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल कर सकते हैं। इसके बाद एफ में कहता है कि ए रिवर्जनर इन रिमाइंडर वेयर द एग्रीमेंट इज सच कोवेनेंट and the reversioner is entitled to the benefit thereof and will sustain material injury by reason of its breach। यानी एफ में कहता है कि जो रिवर्जनर इन रिमाइंडर है वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल कर सकता है, यानी रिवर्जनर इन रिमाइंडर यानी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें अगर किसी टेनेंट फॉर लाइफ ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और अगला बंदा अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहा है और वहां पर रिवर्जनर इन रिमाइंडर को नुकसान हो रहा है या उसका फायदा हो रहा है, तो वो भी जो है
स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल कर सकता है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि रिवर्जनर एंड रिमाइंडर क्या है। रिमाइंडर हम पढ़ के आए कि टेनेंट फॉर लाइफ के बाद जो है जो जिसके कब्जे में प्रॉपर्टी जाए वो रिमाइंडर है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि रिवर्जनर इन पोजीशन, यानी जब प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक करे तो वो रिवर्जनर इन पोजीशन है। रिवर्जनर एंड रिमाइंडर क्या है इसको हम समझते हैं। मिसाल के तौर पर ए जो है एक प्रॉपर्टी का ऑनर है, उसने प्रॉपर्टी दे दी थी बी को जो कि टेनेंट फॉर लाइफ है। अब उसने एक बंदे से कलरमैन के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरी जगह को जो है कलर करके दो। अब बी अभी भी जिंदा है और उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है कलरमैन के साथ, अगर कलरमैन जो है वो कलर नहीं करता तो यहाँ पर जो रिवर्जनर रिमाइंडर है। अब रिवर्जनर इन रिमाइंडर क्या है, यानी उसके कब्जे में अभी तक प्रॉपर्टी नहीं आई क्योंकि बी अभी तक जिंदा है। लेकिन अगर बी के बाद आने वाली है आई नहीं है, यानी बी अभी भी जिंदा है, तो यहाँ पर ए रिवर्जनर इन रिमाइंडर कहलाएगा। लेकिन अगर बी की डेथ हो गई तो ए जो है रिवर्जनर इन पोजीशन होगा, लेकिन बी की अभी तक डेथ नहीं हुई तो यहाँ पर रिवर्जनर इन रिमाइंडर होगा ए। तो यहाँ पर ए भी जो है कलरमैन को इन्फोर्स कर सकता है, ए भी जाके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल कर सकता है, क्योंकि अगर कलरमैन कलर करता है तो इसमें ए का भी फायदा होगा। अगर कलरमैन कलर उस जगह को नहीं करता तो उसको भी इंजरी हो सकती है, ए को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो रिवर्जनर एंड रिमाइंडर है, आगे चल के इसी के ही कब्जे में वो जगह आएगी। तो एफ में ये कहता है कि रिवर्जनर एंड रिमाइंडर भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल कर सकता है। जी में कहता है कि when the company has entered into a contract and subsequently becomes amalgamated with an other company, the new company which arises out of the amalgamation। इसमें कहता है कि जहां पर कोई ऐसी कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई और बाद में वही कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो गई, मिल गई, तो जो उससे नई कंपनी अराइज हुई वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल कर सकती है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है टेलीनॉर, उसने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपसे ये जगह खरीदूंगा और आपको इतने पैसे दूंगा। टेलीनॉर और दूसरी पार्टी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि वो उसको ये हाउस सेल करेंगे टेलीनॉर को। अब बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो टेलीनॉर है वो यूफोन के साथ मर्ज हो गई और एक कंपनी बन गई यूनिनोर। टेलीनॉर यूफोन के साथ मिल गई और एक नई कंपनी बन गई यूनिनोर। अब जो कॉन्ट्रैक्ट टेलीनॉर ने किया था एक दूसरी पार्टी के साथ के वो जगह देंगे, तो अब जो नई कंपनी है यूनिनोर वो उनके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल कर सकती है। यानी कोर्ट कहेगी, यानी अगर अगली पार्टी परफॉर्म नहीं कर रही, वो जगह नहीं दे रही, तो यूनिनोर जाके कोर्ट में उस पर केस कर सकती है। एच में कहता है कि when the promoters of company have before its own corporation entered into a contract for the purpose of company and such contract is warranted by the terms of incorporation of the company। मिसाल के तौर पर कोई कंपनी है और वो अभी तक कंपनी नहीं बनी और उसके कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं वो कंपनी के पर्पज के लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, और जब वो कंपनी बन जाती है तो वो कंपनी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल कर सकती है। लेकिन अगर प्रोवाइडेड दैट जो कंपनी प्रोमोटर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो कंपनी की टर्म्स और कंडीशंस को फॉलो करता हो और कंपनी ने उसको एक्सेप्ट किया हो। अब मिसाल के तौर पर किसी कंपनी के प्रोमोटर्स हैं, वो किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कंपनी बनने से पहले कि आप हमें इतने पैसे दो, हम आपको ये चीज़ देंगे, लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो कंपनी के पर्पज़ के लिए ही हो और वो कंपनी के टर्म्स और कंडीशन को वो कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करता हो, और जब कंपनी बन जाए तो वो कंपनी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल कर सकती है अगली पार्टी से, जिस पार्टी से इस कंपनी के प्रोमोटर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब इसका हम क्विक रिव्यू करते हैं कि फॉलोइंग पर्सन्स जो हैं वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला एग्रीवेट पार्टी, जो भी एग्रीवेट पार्टी है जिसने अपने पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया है तो वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल कर सकती है। दूसरी है रिप्रेजेंटेटिव, अगर कोई भी बंदा किसी का रिप्रेजेंटेटिव है तो वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल कर सकता है। तीसरा में कहता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट किसी भी फैमिली मेम्बर्स के बीच में है, यानी हस्बैंड और वाइफ के बीच में है या फिर ब्रदर्स के बीच में है, तो वो भी यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पर है रिमाइंडर मैन, यानी कोई भी प्रॉपर्टी अगर किसी टेनेंट फॉर लाइफ की है और उसके बाद वो रिमाइंडर मैन के पास जानी है तो वो रिमाइंडर मैन भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल कर सकता है। फिफ्थ नंबर पर है रिवर्जनर इन पोजीशन, अगर कोई रिवर्जनर इन पोजीशन है, यानी अगर किसी ने किसी को प्रॉपर्टी दी है टेनेंट फॉर लाइफ और वो अगर मर जाता है और ये प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक होती है रिवर्जनर इन पोजीशन को, तो रिवर्जनर इन पोजीशन जो है वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल कर सकता है। सिक्स्थ में है रिवर्जनर एंड रिमाइंडर, यानी अगर कोई भी टेनेंट फॉर लाइफ है
वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है और उसके मरने के बाद ये प्रॉपर्टी किसी ए के पास जानी है जो कि रिवर्जनर इन रिमाइंडर है, लेकिन बी अभी भी जिंदा है यानी टेनेंट फॉर लाइफ अभी भी जिंदा है और उसने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो रिवर्जनर इन रिमाइंडर जो है वो भी यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल कर सकता है। सेवंथ में है एनी कंपनी मर्ज टू एनी अदर कंपनी, कोई भी अगर कंपनी है और दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो गई है तो वो नई कंपनी जो अराइज होगी वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल कर सकती है। एट्थ में कहता है कि कोई भी एनी कंपनी यानी कोई भी ऐसी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट यानी अभी तक बनी नहीं थी और उसके प्रोमोटर्स ने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया था कंपनी बनने से पहले और जब कंपनी बन गई तो वो कंपनी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल कर सकती है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो इस वीडियो पे कमेंट लाजमी करें, और अगर आपके दोस्त भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं तो उनके साथ भी ये वीडियो लाजमी शेयर करें। अपने कॉलेज के ग्रुप में ये वीडियो शेयर कर दें। शुक्रिया। खत्म। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।